नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं कंचन शर्मा। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी खबरें रहने वाली हैं जो सुर्खियों में रहेगी और लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी, एक एक नजर डालेंगे और जानते हैं कि किन किन खबरों पर आपको अपडेट दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले कल की अगर बात कर ले तो कल बजट पेश हुआ है और इसी को लेकर के जहां पर इसको दूरदर्शी बजट भी बताया गया, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से भी तमाम तरीके के सवाल इस बजट को लेकर के सामने आए, जिसमें हालांकि कहा गया ये गया कि करदाता की बात की गई, किसानों की बात की गई, करदाता के लिए कि कर में कोई रियायत नहीं, लेकिन कर के नियमों में सरलीकरण में राहत है। वहीं किसानों के लिए कहा गया, जिसमें लिखा हुआ है, दैनिक जागरण मेरे पास है कि निजी निवेश से खेती के कारण किसान होंगे सशक्त, हाईटेक खेती के कारण ग्रामीण युवाओं को मिलेगा रोजगार। वहीं पर देश को मजबूती मिलेगी, मजबूत देश का संकल्प इसके लिए लिखा गया कि मोदी सरकार ने अगले 25 सालों में देश को महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दूरदर्शी इसीलिए इसको कहा गया, बजट को कहा गया। तकनीकी के क्षेत्र में दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके देश अब रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनकर के सशक्त देश बनने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वहीं पर विकास को रफ्तार मिलेगी, इसके लिए कहा गया। इसमें क्या है कि सरकार की नजर में विकास के लिए पूंजीगत खर्च सबसे जरूरी चीज है और इस पर विशेष तौर पर जोर दिया गया है। यही वजह है कि सरकार ने वित्तीय बोझ की अनदेखी करते हुए पूंजीगत खर्च की आवंटन में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी, ये इसमें कहा गया। वहीं ऑनलाइन शिक्षा की भी बात की गई कि ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया गया। कोरोना काल में बेपटरी शिक्षा व्यवस्था से सबक लेते हुए सरकार की कोशिश सभी को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा से जोड़ने का है और इसी दिशा में बड़ी पहल करते हुए डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा, ये एक बड़ी घोषणा की गई, जिसमें डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही गई, जो कि विश्व स्तरीय गुणवत्ता के साथ सभी को घर बैठे पढ़ाई का संकल्प मुहैया कराएगी। तो ये तमाम तरीके की बातें कही गई। इसी में ये भी बात सामने आई कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। देखिए, भास्कर में दिया हुआ है कि मोबाइल फोन, चार्जर, चमड़ा, कपड़ा, जूते, चप्पल, विदेश से आने वाली जो मशीनें हैं और देश का सामान, वहीं पर जेम्स एंड ज्वेलरी और साथ ही साथ हीरे ट्रांसफर, ये इनको लेकर के लिखा गया है। वहीं पर जो महंगे की अगर बात करते हैं तो इमिटेशन ज्वेलरी, विदेशी छाता, साथ ही साथ अनब्लेटेंट फ्यूल और साथ ही कैपिटल गुड्स, साथ ही राज्य कर्मियों को लाभ मिलेगा। ये भी इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में केंद्र की तरह 14% कंट्रीब्यूट करने पर टैक्स लाभ ले सकेंगी और अभी ये सीमा जो है वो 10% है, लेकिन 14% कंट्रीब्यूट करने पर टैक्स लाभ मिल सकेगा। इसमें कर्मचारियों के एनपीएस में सरकारी कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है। तो ये तमाम तरीके की बातें जो बजट को लेकर के इसमें हुई। हालांकि विपक्ष की तरफ से तमाम तरह से सवाल उठे, आम लोगों ने भी इस बजट के बारे में, कल आपने देखा होगा, बहुत सी प्रतिक्रियाएं सामने आई। कहा गया कि हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन आर्थिक सलाहकार का कहना था कि हर वर्ग को लेकर के चला गया है और उसके हिसाब से ही बजट पेश किया गया है। वहीं पर देखिए, जो बड़ी बातें थी बजट की वो ये थी कि 25,000 किलोमीटर जो लंबे राजमार्ग हैं उनको बनाने की योजना है और राजमार्ग जब बनेंगे तो उससे क्या है कि रोजगार लोगों को मिलेगा। ऐसा आर्थिक सलाहकार का कहना था कि इसके माध्यम से ही रोजगार लोगों को मुहैया कराए जाएंगे। तो ये एक पहल की गई। वहीं दूसरी तरफ 3 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल देने का लक्ष्य रखा गया, जो बड़ी बातें थी बजट की। 200 टीवी चैनल शुरू किए जाएंगे गरीब वर्ग के बच्चों की ठप पड़ी शिक्षा को पटरी पर लाने के लिए। और जो एक और बड़ी बात टैक्स को लेकर लिखी गई कि टैक्स में राहत नहीं, 2 साल बाद भी संशोधन की छूट। बजट में आयकर में छूट की घोषणा तो नहीं की गई, लेकिन आयकर रिटर्न भरने में हुई गलती को सुधारने के लिए नियम में बदलाव किए गए हैं। करदाता 2 साल तक गलती सुधार सकते हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसके बारे में प्रतिक्रिया दी तो उनका यही कहना था कि आम लोगों के अनुकूल बजट से रोजगार बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आई और इसमें उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनाने वाला ये बजट है
और साथ ही साथ विपक्ष की अपनी बातें थी कि इसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं है और किसानों में 1 घंटा 20 मिनट के लगभग सीतारमण बोली, लेकिन उसमें किसानों के लिए सिर्फ 3 मिनट की बात कही गई और उसमें भी कुछ खास नहीं था, ऐसा विपक्ष की तरफ से कहा गया। खैर, जो अगली बात है वो ये कि अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। इसकी भी 2022 के बजट में रेलवे ने करोड़ों रुपए का आवंटन किया है। ये भी बड़ी बात इसमें कही गई कि अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण किया जाएगा। छोटे किसानों और MSME के लाभ के लिए रेलवे के द्वारा नए उत्पाद पेश किए जाएंगे। तो ये बड़ी बात सामने आई। वहीं दूसरी तरफ PM आवास योजना में 80 लाख लोग ऐसे हैं जिनको घर मिल सकेगा। देखिए इसके बारे में भी क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि अगले वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 से 23 इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 80 लाख लोग ऐसे हैं जिनको गरीब लोगों को पक्का घर मिल सकेगा। सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त इन पक्का मकानों के लिए सरकार ने बजट में 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ये कहा है कि सरकार ने मध्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग हैं उन लोगों को किफायती आवास मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार के साथ में काम करने का फैसला किया है, ताकि इस योजना के लिए भूमि अधिग्रहण और निर्माण संबंधी जो मंजूरी है मिलने के लिए लगने वाले समय को कम किया जा सके। तो ये बड़ी और अहम खबर है जिसमें PM आवास में 80 लाख लोगों को घर मिलने की बात कही गई है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि विधानसभा चुनाव है एक तरफ, तो उसको लेकर के पार्टियां जोर आजमाइश पे हैं, उसमें लगातार तैयारियां चल रही हैं। आज CM योगी आदित्यनाथ दौरे पर रहने वाले हैं और एक तरफ मायावती भी आज जनसभा को संबोधित करेंगी और दूसरी तरफ जयंत चौधरी और सपा अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं वो भी संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साथ में साथ इससे पहले भी दोनों को साथ में देखा जा चुका है। वहीं अखिलेश शिवपाल के खिलाफ प्रत्याशी ना उतार करके कांग्रेस ने बड़े संकेत दिए हैं। देखिए करहल सीट से जो अखिलेश यादव हैं वो चुनावी रण में है। कांग्रेस ने मैनपुरी की करहल सीट से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और इटावा की जसवंत नगर सीट से प्रगतिशील पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि सपा और प्रसपा गठबंधन के उम्मीदवार शिवपाल यादव के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से परहेज किया है। करहल सीट की बात हो रही है, जहां पर ऐसा करके कांग्रेस ने भविष्य के लिए भाजपा के खिलाफ जरूरत पड़ने पर सपा से हाथ मिलाने के जो संकेत हैं वो स्पष्ट कर दिए हैं। तो वहां से कोई भी प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से नहीं उतारा गया है, जबकि जो बीजेपी है उसमें बघेल को उनके सामने चुनावी रण में रख दिया है, वहीं पर उतार दिया है। स्वाति का टिकट कटा, स्वाति सिंह का, तो वहां पर वो खासी नाराज भी दिखी और इसी में 17 और प्रत्याशी को घोषित जो नई लिस्ट आई है 17 प्रत्याशी के नामों का ऐलान हुआ है, जिसमें भाजपा ने 2 और विधायकों के भी टिकट काटे हैं। लखनऊ कैंट से अब मंत्री ब्रजेश पाठक को जिम्मेदारी मिली है। पहले स्वाति का जो नाम है वो वहां से हटा दिया गया है, इसकी वजह से वो कहीं खासी नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की और अब जो अटकलें लग रही हैं वो ये है कि वो शायद हो सकता है कि सपा ज्वाइन कर लें। इसके बाद में जितेंद्र नारायण की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इनके बारे में भी लिखा गया है कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की मुश्किलें अब जेल जाने के बाद भी कम नहीं हो रही हैं। नवंबर में विवादित पुस्तक के विमोचन के दौरान आपत्तिजनक बातें बोलने के आरोप में त्यागी के खिलाफ हरिद्वार शहर कोतवाली में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू की है। बात क्या है कि जितेंद्र नारायण, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 12 नवंबर 2021 को हरिद्वार के देवपुरा स्थित प्रेस क्लब में अपनी किताब के विमोचन के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब और इस्लाम धर्म को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तो ये तमाम तरीके की जो खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं जिनको प्रमुखता दी गई है न्यूज़पेपर में, आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी और हम आपको बताते रहेंगे जो भी तैयारियां हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे कोरोना हो, चाहे ओमिक्रॉन हो, जो भी खबरें हैं उन पर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए द वॉइस। नमस्कार।